नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। देखिए, आज के इस वीडियो में जिक्र होगा शराबबंदी का। आपको बता दें कि बीते दिनों पटना हाई कोर्ट ने बड़ी बात कह दी थी और साफ साफ कह दिया था कि बिहार में शराबबंदी गलत दिशा में जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला पटना हाई कोर्ट ने इतनी बड़ी टिप्पणी क्यों की थी, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके बारे में। देखिए, इस वीडियो में जिक्र चिराग पासवान का भी होगा और आपको मालूम है कि बीते दिन चिराग पासवान अचानक से अपने पुराने बंगले पर पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर क्या कुछ कहा था चिराग पासवान ने, इसका भी हम जिक्र करेंगे और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर चिराग पासवान ने इमामगंज को लेकर क्या कुछ कहा था। देखिए, इस वीडियो में हम बात ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी करेंगे। आपको मालूम है कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के विवाद है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, इस वीडियो में हम जिक्र उपचुनाव का भी करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर प्रशांत किशोर ने किसको सबसे ज्यादा डैमेज किया है। और देखिए, अंत में जिक्र होगा बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट का। तो देखिए, एक बार फिर से इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से न्यूज रूम में सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। आपको भी शुक्रिया जी। सबसे पहले तो रवि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिनों पटना हाई कोर्ट ने शराबबंदी को लेकर के बड़ी बात कह दी थी, बड़ी टिप्पणी भी कर दी थी। क्या कुछ कहा था पटना हाई कोर्ट ने? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी वर्ष 2016 से लागू है। उसके बाद देखिए इसमें क्या इसके परिणाम निकल करके आ रहे हैं। सरकार की मंशा जो थी वह पूर्ण शराबबंदी लागू करने के पीछे उसका मूल उद्देश्य यही था, या उसका ऐसे कहे प्रयास यही था कि लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, जो जीवन स्तर है, उसको सुधारें। नंबर एक, स्वास्थ्य जो है सो उस पर बुरा असर न पड़े। उसके बाद जो महिलाओं के साथ जो वायलेंस होता है, वह जो घरेलू हिंसा जिसको हम लोग कहते हैं, वह नहीं हो। और जो शराब के कारण जो राशि, जो लोग दिहाड़ी मजदूर हो या छोटे कमाने वाले, वह लोग क्या करते हैं कि वो लोग दिन भर जो कमाते हैं मेहनत मजदूरी से, और उसके बाद वो शराब के में नशे में धुत हो जाते हैं। उनके बाल बच्चे की पढ़ाई और जीवन स्तर नहीं सुधर सकता है। यही बात हम कहना चाह रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके जो जिस तरीके से शराबबंदी लागू हुई है बिहार में, उसी को लेकर के हाईकोर्ट पटना उच्च न्यायालय ने तल्ख जो है सो वो टिप्पणी की है कि गलत दिशा में जा रही है शराबबंदी। नंबर एक, और इसमें पुलिस और तस्करों की मिली भगत है। पुलिस और तस्करों की मिली भगत है, बड़ी बात कह दी है। बिल्कुल, इतना ही नहीं जी, इससे अधिकारियों भी, अधिकारी वर्ग है, जो अधिकारी हैं इससे जुड़े हुए, वह लोग लाभ उनको मिल रहा है। और गरीब जो है सो उन पर मामले दर्ज हो रहे हैं, केस दर्ज हो रहे हैं, वह सलाखों के पीछे जा रहे हैं, उनके साथ ज्यादती हो रही है। निश्चित रूप से यह एक बड़ी बात कह दी है। तो और इसके लिए यह भी कहा कि यह इतिहास में बुरे निर्णय के रूप में यह जो है सो देखा जा रहा है। अच्छा, हाँ जी। तो ये जो है सो निश्चित रूप से जब सरकार माने पटना उच्च न्यायालय का इस दिशा में यह जो तल्ख टिप्पणी है, तो इस पर सरकार को सोचना पड़ेगा कि हाईकोर्ट उच्च न्यायालय जो होता है वह क्यों इतनी तल्ख टिप्पणी उसकी ओर से कड़े शब्द का इस्तेमाल किया गया। यह तो देखने वाली बात है। और निश्चित रूप से पूर्ण शराबबंदी के बाद जो दिखाई पड़ रहा है, जो देखिए विपक्ष तो आरोप लगाते ही रहता है, लेकिन यह बात, यह फैक्ट भी है कि ये पूर्ण शराबबंदी के नाम पर बड़े अधिकारी और इनसे जुड़े हुए जो रैकेट है वह मालोमाल हो रहे हैं। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। यानी कि आप भी यही कह रहे हैं कि बिहार में पूरी तरह से फेल है शराबबंदी? देखिए, फेल और पास की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो जिस लिहाज से इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, इसका कार्यान्वयन होना चाहिए, वह सही ढंग से नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं इसके जद में आप देखिएगा कि वैसे लोग पिसते हुए नजर आ रहे हैं या सलाखों के पीछे नजर आ रहे हैं, जो कि छोटे मोटे लाभ कमाने, जो बड़े लाभ, जो बड़े टाइकून हैं इसके, उनको पर कोई उन पर आज भी नहीं आ रही।
जी, तो आपको क्या लगता है रवि जी, क्या नीतीश सरकार इसको लेकर कोई बड़ा फैसला लेगी? क्या इसमें कोई संशोधन भी किया जाएगा आने वाले दिनों में? देखिए, नीतीश कुमार बराबर इसको रिव्यू करते रहती है, हम्म। गवर्नमेंट इसको बराबर रिव्यू इस पर लेकिन करती। इसके बिल्कुल, बावजूद ये हालत है। बिल्कुल, ये रिव्यू इसमें होता रहा है कि जी। आपको देखिए कितनी बार इसमें सरकार के स्तर पर, नीतीश हम्म। कुमार के स्तर पर इसकी रिव्यू, उसको समीक्षा समीक्षा की की गई। गई है जी। लेकिन बावजूद इसके यह जो है सो जो शराबबंदी, जो पूर्ण शराबबंदी हाँ। की बात है बिहार में, वह उतना जो है सो इम्पैक्ट डालता हुआ नहीं दिख तो रहा क्या लगता है कहीं खत्म तो नहीं ना हो जाएगी बिहार में शराबबंदी? है। नहीं, देखिए, शराबबंदी जब तक नीतीश कुमार की रोल सरकार, बैक तो नहीं हो नहीं जाएगी? नहीं, वो रोल बैक और यू टर्न की बात नहीं है, इसमें हम्म। ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, इसका जो बिहार में जो शराब की बड़ी बड़ी खेप जो पकड़ी जाती हम्म। है, वह कैसे आ रहा है, इस पर सरकार को सोचना पड़ेगा कि इतनी सीमा को लांघ करके बिहार में कैसे आ रही है। इस पर निश्चित रूप से और कहीं ना कहीं जिम्मेवारी तय करनी होगी। जिम्मेदारी तय करनी होगी, तभी बिहार में पूर्णतः शराबबंदी लागू हो पाएगी। बिल्कुल। चलिए देखिए, अब हम अगली खबर का रुख करेंगे और मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि हम जिक्र करेंगे इस वीडियो में चिराग पासवान का। बीते दिन आपने भी देखा होगा रवि जी कि चिराग पासवान अपने पुराने कार्यालय पहुंचते हैं, पारस वाले कार्यालय पहुंचते हैं और वहां पहुंच करके खूब गरजते भी हैं और साथ में काफी भावुक भी नजर आए थे। क्या कुछ कह रहे थे चिराग पासवान? देखिए, निश्चित रूप से चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब पार्टी दो फाड़ हुई, एक जो है सो उनके चाचा पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोजपा और इनकी चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, यह मूल रूप से रामविलास, यह लोजपा के ही दो धड़े हुए। और 3 वर्ष के बाद में संभवतः इनकी एंट्री यहाँ पर एक व्हीलर रोड स्थित जो पीर अली मार्ग बोला जाता है, वह वहां पर उनका जो पुराना पार्टी कार्यालय था, फिर से उनको आवंटित भवन निर्माण विभाग की ओर से किया गया है। तो वो निश्चित रूप से जो बीते दिन वो गए, नारियल फोड़ा और उसमें एक तरीके से वह प्रवेश किए, तो यह एक बड़ी बात है। खूब नारा भी लग रहा था। देखिए, नारा गूंजे धरती आसमान रामविलास पासवान। देखिए, यह जो है सब रामविलास पासवान ने कितनी मशक्कत के बाद इस चीज को इतना बड़ा वट वृक्ष बनाया, इस बात को समझना पड़ेगा। सिर्फ नारे और उससे गाजेबाजी से नहीं होता है। रामविलास पासवान ने एक बड़ा वृक्ष तैयार किया, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और आज के दिन में देखिए, चिराग पासवान का उस मकान से, उस आवास से लगाव है और लगाव इस लिहाज से कि उसमें वह बचपन से लेकर के बड़े वही, और यही वजह है कि भावुक भी हो गए थे। निश्चित रूप से वो, और वह उस बात को वो कह रहे हैं कि उनके चाचा पशुपति कुमार पारस से जो के साथ में वह रहे वहां पर, वह भी उनको वेदना संवेदना है वहां। लेकिन यह कैसे भूल चूक हुई, इस पर निश्चित रूप से यह देखने वाली बात है। लेकिन चिराग पासवान का घर वापसी एक तरीके से वहां हुआ है, तो वह जितने एक एक ईंट, एक एक पत्थर, एक एक वहां का सब कुछ वह चिराग पासवान को जानता है, वहां का, उस बगिए का, उस बगीचे का एक एक पौधा, अलग ही राबता है वहां बिल्कुल से। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो मत। अच्छा, हमने भी बीते दिन एक्सक्लूसिव बातचीत चिराग पासवान से की और जानने की कोशिश की रवि जी कि आखिर क्या वजह है, कारण क्या है, क्यों नहीं इमामगंज पहुंचे चिराग पासवान। तो इसको लेकर भी इन्होंने बीते दिन बहुत कुछ कहा है। क्या कुछ कह रहे थे? अब देखिए, चिराग पासवान निश्चित रूप से इमामगंज में जो उन्हीं के एनडीए फोल्ड की वह सीट थी, जिस फोल्ड में वह है चिराग पासवान, और वह अपने समाज के बड़े और कद्दावर नेता हैं। लेकिन बार बार विपक्ष की ओर से यही कहा जा रहा है कि वहां से इमामगंज से जो जितेंद्र पासवान जनसुराज के उम्मीदवार हैं और चिराग पासवान उसी समाज के बड़े और कद्दावर नेता हैं, इस लिहाज से वह वहां नहीं गए, ये कहा जा रहा है। और दूसरी बात कही जा रही है कि जो जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच में जो अंदर में जो बात चली आ रही है, कहीं गत्थम गुत्थी, माने जो विचारों की भिन्नता, अंतर कला है दोनों के बीच। हाँ, निश्चित रूप से यह बात कोल्ड वॉर चल रही है अब भी दोनों के बीच। विपक्ष की ओर से तो यही कहा जा रहा है। क्या यही वजह है कि चिराग नहीं गए इमामगंज? अब देखिए, विपक्ष तो यही कह रहा है, लेकिन अब फैक्ट क्या है, तो चिराग पासवान ने कुछ और कहा है। हाँ बिल्कुल, वह तो कह रहे हैं कि हम जेपी नड्डा से हमारी बात हुई थी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और झारखंड, उन्होंने तो यहाँ तक बताया कि मैं तो रामगढ़ भी नहीं गया, बिल्कुल शेड्यूल इशू था। बिल्कुल, तो वो अब जो कह रहे हैं कि हम झारखंड में हमारी पार्टी एनडीए जो है सो माने जाए, एनडीए कह लीजिए, पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़े, उसी पर उनका फोकस है जी। लेकिन यहाँ पर भी तो 4 सीट पर उपचुनाव हो रहा था, यहाँ पर भी तो राजनीतिक दाव यहाँ पर पहुंची हुई था। और चिराग पासवान की पार्टी हो या चिराग पासवान हो, या तो वो
बिहार में ही उनकी मजबूत पकड़ नहीं होगी तो फिर बाहर में मजबूत पकड़ करके क्या करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। यही बात विपक्ष भी कह रहा है। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि चलिए मैं नहीं गया, लेकिन मेरे पार्टी के कद्दावर नेता वहां पहुंचे हुए थे, मेरा मैसेज वहां पर पहुंच गया है। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से चिराग जी पासवान की पार्टी के तमाम नेता वहां गए थे, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। चिराग पासवान अपनी पार्टी के बड़े और कद्दावर नेता हैं। उनके उनका चेहरा है कहीं ना कहीं यहाँ तक कह दिया कि मेरा मैसेज पहुंच गया है लोगों के बीच। हाँ, तो अब तो देखने अब वाली बात है। देखने वाली बात बिल्कुल। होगी कि आगे आगे क्या कुछ होता है। चलिए अब हम अगली खबर का रुख करते हैं और अब हम जिक्र करेंगे ट्रांसफर पोस्टिंग की। देखिए आपको मालूम है रवि जी, बखूबी आप समझ रहे हैं कि इसको लेकर के विवाद है कि ठंडा होने का नाम नहीं से नहीं ले रहा है। क्या लगता है अब क्या होगा इस मामले में? देखिए सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री हैं, उनकी एक बात समझनी पड़ेगी, वह क्या बोल रहे हैं। हालांकि वह बहुत फ्लेक्सिबल, बहुत लचीला हैं, बिल्कुल कह और दिया, ओपन टू टॉक है हम हाँ भाई। बिल्कुल बिल्कुल, जी उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन वह जिस सेवा से आए हैं राजनीति में, इसको भी जरा समझनी पड़ेगी। वह भारतीय पुलिस सेवा से आए हैं, आईपीएस थे वो। तो वो उनका एक एग्जाम्पल बहुत मायने रखता है, जहां तक हम देख और समझ पा रहे जी हैं। वह कहते हुए नजर आए कि पुलिस में गृह जिला नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। ये बात उन्होंने कही। और निश्चित रूप से यह काबिले तारीफ है कि वो, लेकिन हालांकि शिक्षक और पुलिस में जमीन आसमान का अंतर है। बावजूद इसके वह कह रहे हैं कि हम प्रखंड में, ब्लॉक में जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग होगी उस पर वह बात करेंगे और देखेंगे कहां तक उसको उनको एडजस्ट किया जाता है। इस बीच एडजस्ट करने की भी बात कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले कुछ एमएलसी वहां पर गए भी थे, उन्होंने शिक्षा मंत्री से मुलाकात भी की थी और उनको आश्वासन भी मिला था। देखिए निश्चित रूप से जो बिहार विधान परिषद के टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी से जो जीत करके आते हैं, वह वैसे लोग दलगत भावना से ऊपर उठ करके शिक्षकों के मुद्दे पर मुखर होकर बोलते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो वो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री से बातचीत हुई थी और शिक्षा मंत्री ने संभवतः उन लोगों को आश्वासन भी दिया है कि इन सब मुद्दों पर मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करने जा रहे हैं। हाँ, अब वो वही है कि तमाम एमएलसी निश्चित रूप से मुख्यमंत्री से मिलेंगे और मुख्यमंत्री से भी बात अगर नहीं बनी, तो फिर उसके बाद बिहार विधानमंडल का सत्र चलेगा, वह हंगामेदार होगा, इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं है। हंगामेदार होगा, निश्चित रूप से होगा। जी। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ होगा। चलिए अब हम बात करते हैं उपचुनाव की। आपको मालूम है कि 13 तारीख को वोटिंग हो गई थी और अब सभी को इंतजार है 23 तारीख का। क्या लग जी क्या किया है प्रशांत किशोर ने? हम सीधा सवाल आपसे पूछेंगे, प्रशांत किशोर ने सबसे ज्यादा नुकसान किसे पहुंचाया है इस बार उपचुनाव में? देखिए प्रशांत किशोर हर सीट पर अलग अलग गणित से वह चुनाव लड़े, यह बात समझना पड़ेगा। वह सबके लिए एक चारों सीट पर एक तरीके से नहीं लड़े, जहां तक हम समझते हैं। अब देखिए बेलागंज में वहां पर एक मुस्लिम कैंडिडेट को दे दिया, जनसुराज को दे दिया, और वहां पर वो दोनों का समीकरण गड़बड़ कर दिया। यानी कि मनोरमा देवी को भी डैमेज पहुंचाया, विश्वनाथ को भी डैमेज पहुंचाया। जो मुस्लिम वोट है वह निश्चित रूप से इधर उधर हो। उसी तरह से आप देखिए, आप रामगढ़ देखिए, रामगढ़ में भी देखिए वहां कुशवाहा को, सुशील कुशवाहा को बना दिया। यह भी जो कुशवाहा का वोट किसके लिए होता है? कुशवाहा का वोट एनडीए के लिए होता है। और अब लोकसभा के चुनाव में तो महागठबंधन नीतीश कुमार का वोट है। नहीं, वो तो है ही है नीतीश। अब लोकसभा के चुनाव में इंडिया लालू जी का चला था, कुशवाहा का। तो वो नहीं, अब उसमें इंडिया ब्लॉक ने 9 उम्मीदवार दिए थे लोकसभा में, तो वो कुशवाहा समाज से, तो ऐसे में उनका भी क्लेम बनता था। और कुशवाहा जीत करके भी आए औरंगाबाद से, आरजेडी कोटे से। तो यह वहां पर भी वो गड़बड़ कर दिया उन्होंने, परेशानी कर दिया वहां, जो वहां पर बीजेपी और आरजेडी दोनों को रामगढ़ में। अब तरारी में देखिए, तरारी में भी वहां पर किरण सिंह को उम्मीदवार बना करके वहां पर भी जो सो महिला भी दे दिया और सब कुछ वहां पर गड़बड़ झाला वहां पर भी। मुसलमान भी दे दिया, महिला भी दे दिया, कुशवाहा भी दे दिया। अब देखिए इसी तरह से इमामगंज में पासवान को बना दिया, पासवान भी दे दिया। अब वहां पासवान को दे दिया तो यहाँ यानी कि गजब की बिसात बिछाई, 2 मांझियों के बीच में एक पासवान। तो यह भी एक स्ट्रेटेजिकल मूव उनका हुआ। इसमें कहीं सबसे ज्यादा डैमेज प्रशांत किशोर किसको पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए दोनों ही अलायंस पार्टनर को आप देख, माने दोनों ही गठबंधन को, इंडिया ब्लॉक कह लीजिए या एनडीए कह लीजिए, दोनों को ही प्रशांत किशोर ने अच्छा नाको चना चबवा दिया है, निश्चित रूप से पसीना छुड़वा दिया है, टेंशन दे दी है। क्या लगता है 23 तारीख को क्या कुछ होगा?
क्या नतीजे चौंका देंगे रवि जी? निश्चित रूप से इस बार नतीजे जो आएंगे वो आप लाइव सिटीज का प्रोग्राम देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा क्या नतीजे आने वाले। यानी कि सब हक्का बक्का रह जाएंगे, तो देखना होगा कि क्या कुछ होगा। और देखिए अंत में हम जिक्र करेंगे बीपीएससी तैयारी 3.0 के रिजल्ट का। लंबे समय से अभ्यर्थियों को इंतजार था और अब रिजल्ट आ चुका है। बिल्कुल, रिजल्ट परिणाम आ गया है। अब जी। अभ्यर्थी काफी उत्साहित हैं। अब उनके सिर्फ ज्वाइनिंग की बात होगी। बिल्कुल। जो परिणाम आ गया वो ज्वाइन करेंगे। और जितनी नीतीश कुमार की सरकार कह लीजिए जो मिशन मोड में नौकरी के लिए, रोजगार के लिए लगी हुई थी, वह एक इसमें इसका जीता जागता एग्जाम्पल आपका बीपीएससी से जो लेकिन बड़ी देरी लगी रिजल्ट आने में। देखिए बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर ये नियुक्तियां हुई है और कैसे कैसे हुई यह सबको मालूम, सबको पता है। बिल्कुल। तो वो इसमें क्रेडिट की होड़ लगी, ये भी सबको पता है। गांधी मैदान ने एक बार फिर से इतिहास रचा, ये भी सबको पता है। बिल्कुल। अब तो ये परिणाम आ गया, परिणाम जारी हो गया। तो अब इसमें आप ये समझ लीजिए कि 1 से 5 क्लास तक के लिए, 1 से 5 क्लास तक के लिए 21,911 अभ्यर्थी पास आउट हुए हैं। इसी तरह से 6 से 8 वर्ग तक के लिए जो 16,989 अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो अब आप सोच लीजिए 21,000 और 16,000, तो ये एक बड़ा जो है सो नियुक्ति होने जा रही है बिहार में। और नियुक्ति होने का तो परिणाम आ गया, आपको किसी भी का जो आपको अपॉइंटमेंट लेटर इशू होने लगेगा। चलिए तो सुना आपने क्या कुछ बताया है। नहीं, एक बात और है समरीन, आप देखिए कि जनसुराज ने आपको तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए यह एक उम्मीदवार के नाम की घोषणा करके फिर वहां पर पेंच फंसा दिया। जो आप यानी कि तड़का लगा दिया है, तड़का लगा वहां पर देखिए जनसुराज ने उम्मीदवार दे दिया, डॉक्टर विनायक गौतम को बना दिया। तो ये वहां पर जो सिटिंग सीट थी वह जेडीयू की तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से देवेश चंद्र ठाकुर सांसद बने थे सीतामढ़ी से। इस बार वह सिटिंग सीट थी, उनका जो है सो खाली करना पड़ा। यानी कि एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने बड़ा गेम कर दिया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।